Continue and now let's come to the slide number 26 and the title is using between. Okay. Now we are actually refining, or you can say that we are discussing the extended functionality of the where clause. Okay. So the between is a clause that is used with the where clause. Okay. And when we use between, so what we are trying to do is that we are trying to give a range of values for a particular column that we are using in the where clause. So let me demonstrate it with an example. Okay. So three fields we are selecting: customer ID, sales order ID, order date from the sales dot sale order at a header table. और जो क्राइटेरिया हमने रखा है कि जो ऑर्डर डेट है इट शुड बी बिटवीन 2011 0702 and 2011 0704. So when we run it, so here we get the results that actually match the criteria defined in the where clause. Okay. So the order ID is between 2011 0702 and 0704. As you can see that since we have given a date without knowing the complete format, so it is showing us the complete dates. Okay. मतलब ऐसी dates नहीं है कि जहाँ पे जो है वो 1 मिनट आगे या एक आधा घंटा आगे, something like that. It's the dot date, for example, जो कि 12 बजे होती है. ठीक है. Let's run another query of between. All right. Okay. So here we want to extract three fields: customer ID, sales order ID, order date from the sales.sale order header table. और जहाँ पे हमने इसको कहा है कि जहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो 25,000 से 25,005 के दरमियान है. ठीक है. So when we run it, so this is the result that we get. Okay. 25,000 and 25,005. Right. Next we run another query, and this time we are running a query with the text values. Okay. So here the range that we are giving to the SQL server or when applying the job title criteria. Okay. So we are saying between C and E. ठीक है. अब इसका result देखते हैं and then I will give you an explanation for that. ओके. तो बिटवीन सी एंड ई कहा है उन्होंने. ठीक है. तो क्योंकि सी एंड ई कहा है तो जाहिर है कि सी और सी से ग्रेटर जो टाइटल है, ठीक है, दे विल बी इंक्लूडेड. और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर एक्सक्यूज मी, अगर जो है वो अल्फाबेट के साथ जो आपने अल्फाबेट आपने स्पेसिफाई किया है उसके साथ एक अल्फाबेट भी अलग ज्यादा, इसका मतलब है कि वो जो गिवन अल्फाबेट है उससे बड़ा होगा. तो हमने यहाँ पे सी स्पेसिफाई किया है. तो सी के साथ जो है अगर एच लग गया इसका मतलब जो है वो ये कि वो ऑटोमेटिकली सी से बड़ा हो गया. ठीक है. और जो डी डी तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगा. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हमने सी और ई का क्राइटेरिया जब हमने स्पेसिफाई किया है तो उसने जो है वो ये किया है कि उसने ई को उसने इंक्लूड नहीं किया है. उसने ई से लेस जो है यानी कि डी तक के जो बेसिकली जो मैचिंग टाइटल्स थे उनको जो है उसने रिप्रेजेंट किया. ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं आगे और एक हम और क्वेरी रन करते हैं बिटवीन की. ठीक है. और देखते हैं जनाब इसका रिजल्ट क्या आता है. देयर इज नो रिजल्ट. व्हाई? इस रेंज के सर कस्टमर आईडी है ही नहीं. ओके. और कोई? सर ये तो उल्टा हो गया ना. सर आपने आई थिंक रेंज गलत दी हुई है. रेंज गलत दी हुई है. हां सर. इट्स कॉल्ड इलॉजिकल रेंज. ठीक है. जो रेंज आप देते हैं बिटवीन के क्लॉज में तो उसमें आप स्मॉलर वैल्यू पहले देते हैं और जो लार्जर वैल्यू होती है वो एंड के बाद होती है. क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपने इसको इसमें जो लार्जर वैल्यू पहले दी है और
जो स्मॉलर वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल हमने बाद में दी है, तो दैट इज इलॉजिकल रेंज, एंड व्हेन द रेंज इज इलॉजिकल नो रिजल्ट विल बी रिटर्न बाय द एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, अच्छा एक और क्वेरी जरा आप रन करते हैं इसमें हम। ओके, ये बिटवीन की तो हमारे पास सारी क्वेरी हम रन कर ली है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास क्लॉज है, अभी तो हमने बिटवीन की बात की थी ना, नेक्स्ट क्लॉज है जनाब नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का मतलब सिंपल सा जो है ये है कि आपने बिटवीन का तो मतलब जो है वो ये है कि जो रेंज दी है उसकी वैल्यूज लेकर आओ, नॉट बिटवीन का मतलब जो है वो ये है कि जो रेंज दी है उस रेंज से बाहर की वैल्यूज लेकर आओ। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि किस तरह से जो है वो आप रन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बिटवीन है, बिटवीन से पहले मैंने नॉट लगा दिया, इसका मतलब जो ये हुआ कि जो मैंने रेंज स्पेसिफाई की है इस रेंज से बाहर की वैल्यूज जो मुझे अच्छा है, रन इट, दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट। ओके, सिमिलरली नॉट बिटवीन की हम अब एक और एग्जांपल देखते हैं। नॉट बिटवीन 25,000 एंड 25,005। ओके, ये हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज होंगे जो कि 25,000 और 25,005 की रेंज से बाहर एग्जिस्ट करती है। अब हमने जो पहले बल्कि इस पर यस हमने एक क्वेरी रन की थी बिटवीन की, सी एंड ई। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम इसको नॉट बिटवीन के साथ रन करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ये क्वेरी थी कि पहले हमने बिटवीन सी एंड ई के साथ रन की थी, अब हम देखते हैं नॉट बिटवीन सी एंड ई, तो उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, इफ वी गो डाउन बिलो, ठीक है, हमारे पास जो है वो इंजीनियरिंग मैनेजर आ गया। ठीक है, इंजीनियरिंग मैनेजर क्यों आ गया? क्योंकि इंजीनियरिंग मैनेजर जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने बिटवीन का कहा था तो फॉर एग्जांपल जो एंड था वो ई था, तो उसने ई को शामिल नहीं किया, ई से पहले की वैल्यूज को लेकर आया था। अब जब आपने जो है तो नॉट बिटवीन किया था, उसने ई को भी उसके अंदर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, दिस इज हाउ सीक्वल ट्रीट्स द रेंजेस गिवन एज न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज में जब आप स्पेसिफाई करते हैं तो वो कॉन्क्रीट है, 25,000 एक नंबर है, 25,005 जो है दूसरा नंबर है, तो वो रेंज जो है बिल्कुल समझ में आती है जनाब, उसके लिहाज से चलता है। लेकिन जब आप टेक्स्ट वैल्यूज के साथ डील कर रहे होते हैं तो टेक्स्ट वैल्यूज के साथ डील करते वक्त जो है वो आपने ध्यान में रखना है कि जो बिटवीन के साथ जब आप दो टेक्स्ट वैल्यूज दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सी और टी दे रहे हैं या सी एंड डी दे रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो सीक्वल जो है वो उसको किस तरह से ट्रीट कर रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यूज में जो लास्ट वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू भी मैच करता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब हम टेक्स्ट वैल्यूज की बात करते हैं तो टेक्स्ट वैल्यूज में आपने जो लास्ट वैल्यू दी हुई होती है वो उसको इंक्लूड नहीं कर। सर यहाँ पे वो सी को यूज नहीं करेगा इस डेटाबेस में, जी जी इस क्वेरी में। जी। अब इसके बाद जो है वो हम एक और जनाब रन करते हैं। तो ये हमारी वही जो इलॉजिकल क्वेरी थी। ठीक है, तो अब जो है वो हम इसमें कर देंगे नॉट। ठीक है, अब जब हम इसको रन करते हैं तो अब हमारे पास सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसका रीजन जो है वो ये है कि वो आपने जो रेंज दी थी वो तो रेंज पहली जो है लॉजिकल थी, लेकिन जब आपने नॉट बिटवीन का तो उसका मतलब जो है वो ये है कि आप उसको डिस्कार्ड कर देगा। अब जब डिस्कार्ड करेगा तो फिर सारे रिजल्ट आ। अच्छा जी, ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ओके जी, बिटवीन सर नॉट ये वाला बिटवीन। ये वाला मुझे समझ नहीं आया, ये इसमें 25,005 इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? नहीं, उसका देखें हुआ क्या है, हमने बिटवीन के बाद जो रेंज दी थी वो इलॉजिकल दी थी ना। तब हुआ ये है कि जब ठीक है। हमने इसको नॉट बिटवीन, जब आपने नॉट बिटवीन का है ना, तो नॉट बिटवीन का मतलब ही यही है कि वो जो आगे जो रेंज दी है उसको डिस्कार्ड कर दो, तो वो सारे रिजल्ट लेकर आ जाएगा। मतलब जो ये जो तीन फील्ड है, तीन फील्ड के अंदर जो है वो जितने भी जो रिजल्ट है वो सारे रिजल्ट जो है वो लेकर आ जाएगा। उस मतलब रेंज इसमें को फिल्टर डिस्कार्ड कर आउट कुछ नहीं हुआ, वो एक्चुअली ये पूरा नहीं डाटा आ होगा। गया ना। हाँ, नहीं होगा, उसकी वजह जो है वो ये कि वो जो रेंज जो थी वो तो पहले ही जो है लॉजिकल थी ना। सही है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ, ओके ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यूजिंग बिटवीन विद नॉट, एंड दिस इज स्लाइड नंबर 30 बल्कि सॉरी, नॉट बिटवीन, वी हैव डन इट राइट, यस,
not between. We have done it. So the next topic is filtering on date and time. Slide number 34. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम जो है वो जो डेट एंड टाइम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो डेट और टाइम का डेटा होता है उसका जो है फंडामेंटल कंप्लीट फॉर्मेट के साथ जो है जब हम रन करते हैं तो क्या रिजल्ट होते हैं, और जब हम इनकम्प्लीट फॉर्मेट के साथ रन करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो ये करूंगा कि यहाँ पर भी हम जो क्वेरी रन करने के लिए जा रहे हैं उस क्वेरी को रन करने से पहले फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हम एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेम्पररी टेबल के अंदर जो है वो कुछ वैल्यू जो है वो हम इंसर्ट करेंगे. ठीक है, टेम्पररी टेबल हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जो फंक्शनैलिटी अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जा रहे हैं वैसा जो डेटा है टेबल जो है वो हमारे पास जो है वो एक तो उसमें जो एग्जाम्पल डेटाबेस है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता. दूसरा जो है वो ये है कि जो हमारा एग्जाम्पल डेटाबेस है उस एग्जाम्पल डेटाबेस का डिजाइन जो है उसको जो है हम छेड़ना नहीं चाहते, मतलब उसमें हम कोई परमानेंट डेटा हम शामिल नहीं करना चाहते. ठीक है, तो पहले जो हम क्वेरी रन करेंगे मैं आपको शो करता हूँ कि हम कौन सी क्वेरी रन करेंगे एंड आई विल गिव यू अ लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट एज वेल. ओके, सो हियर इज द क्वेरी दैट वी आर गोइंग टू रन. ठीक है, तो ये क्वेरी अगर आप देखें इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आपको पूरी क्वेरी नजर आ सके. ओके, फर्दर डाउन बिलो. ओके, ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कोड क्रिएट टेबल हैश डेट टाइम एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये जो क्रिएट टेबल की जो कमांड है सीक्वल की वो सीक्वल सर्वर को इंस्ट्रक्ट करती है कि यू क्रिएट अ टेबल दैट, जिसका नाम जो है वो क्रिएट टेबल के बाद हमने डिफाइन किया है. ठीक है, तो जो टेबल का नाम है यहाँ पे वो है डेट टाइम एग्जाम्पल, और लेकिन टेबल के नाम से पहले जब मैंने हैश का सिंबल इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो व्हाट आई एम इंस्ट्रक्टिंग द सीक्वल सर्वर इज दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस टेबल एज अ permanent table in the database I am connected to. Right now, I am connected to the AdventureWorks 2019 database. Okay, that is confirmed. So by using the hash symbol, I am instructing the SQL server that you should create a temporary table, and where this temporary table and where its values, where the values of the temporary table will reside, it will reside in the memory that is allocated to this virtual session that I am running. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं नई क्वेरी रन करते हैं तो क्वेरी का जो बॉक्स होता है, this box actually represents a virtual session with the SQL server, and to run this virtual session some amount of system memory is allocated to that particular session. तो जब मैं ये वर्चुअल टेबल में क्रिएट करूंगा और इसमें जब ये वैल्यूज में इंसर्ट करूंगा तो दिस टेबल विल ओनली बी स्टोर्ड इन दिस द मेमोरी ऑफ दिस वर्चुअल सेशन. अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बॉक्स जो है अगर मैं इसको जो है वो बंद कर दूंगा तो ये जो वर्चुअल टेबल और मैंने जो वैल्यूज क्रिएट की हैं ये खत्म हो जाएंगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको अपना जो डेटाबेस है उसमें परमानेंटली क्रिएट नहीं किया हुआ है. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? सर अगर इसको स्टोर करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर करने के लिए जो है यू विल नीड प्रॉपर राइट्स ऑन द डेटाबेस इटसेल्फ. ठीक है, जब आपके पास प्रॉपर राइट्स होंगे, जब राइट्स कैसे आते हैं, आप जब सिस्टम पे लॉग इन होते हैं, ठीक है, तो सिस्टम में लॉग इन होते हुए आपकी एक यूजर आईडी होती है. ठीक है, वो यूजर आईडी जो है बताती है कि आपके जो है वो डेटाबेस के ऊपर जो है वो क्या राइट्स है. अगर आपके पास जो है वो एप्रोप्रिएट राइट्स हैं कि जनाब आप जो है वो डेटाबेस में, इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड 4 ऑपरेशंस that you can perform on a database, right? Read, insert, modify, delete. ठीक है, तो right now we are only reading the data. We are not inserting any data. We are not modifying any data. We are not deleting any data. उसका रीजन जो है वो ये है कि ये जो ऑपरेशन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है ऑथराइज्ड यूजर्स कर सकते हैं. ठीक है, अब अगर आप जो है मिसाल के तौर पर जो है वो इस मतलब ये जो मैंने कोड लिखा है इस कोड में से जो है अगर आप सिंपली हैश हटा दें तो ये कमांड जो है ये कमांड ये टेबल क्रिएट करेगी इन द एडवेंचरवर्क्स 2019 डेटाबेस. ठीक है, दैट आई डोंट वांट राइट नाउ. ओके, बिकॉज वी जस्ट वांट टू क्रिएट सम टेम्पररी टेबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सीक्वेंस स्टेटमेंट. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे हैश हटा दें and provided that you have
the rights on the database, then this table will be created in the AdventureWorks 2019 database. और वो एक ठीक है। एडिशनल टेबल क्रिएट हो रहा होगा ना इन एडिशन टू वो एक एडिशनल टेबल क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल एक एडिशनल टेबल चलिए। क्रिएट हो जाएगा। सर ये लाइन 5 में क्या है, ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा ये? नहीं, ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल क्लोज हुआ है। आपको याद है कि मैंने जो है आपको बताया था ना फॉर्मेटिंग ऑफ द कोड, तो डेट टाइम एग्जांपल के बाद जो ब्रैकेट ओपन हुआ था वो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। जी सर, ठीक है। ठीक है, चलो जी, अब आप इसको जो है वो रन करते हैं। इसको हमने रन किया, नीचे हमारे पास मैसेज आ गया कि जनाब आपकी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो गई है, यानी कि ये जो टेबल है ये टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इस टेबल के ऊपर जो है वो एक क्वेरी रन करते हैं। यहाँ पर आए। अच्छा, अब याद रहे कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक बॉक्स के अंदर जितना कोड आ जाता है, अगर आप रन बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कोड रन हो जाएगा। तो मैंने पूरा का पूरा कोड तो रन करना नहीं है, मैंने सिर्फ ये जो नीचे क्वेरी लिखी है ये मैंने रन करनी है। और क्योंकि जो मेरा टेबल है वो तो इस सेशन की रैम में मौजूद है, तो मैं अब सिंपली इस कोड को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और अब मैं इसको रन करूंगा। अब जब मैंने रन किया तो मैंने देखा कि कोई रिजल्ट मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्यों नहीं आया है? उसकी वजह जो है वो ये है कि अगर आप ये जो ऊपर आपने टेबल क्रिएट किया है उसमें आप डेट का फॉर्मेट देखें तो डेट का फॉर्मेट मैंने जो दिया है और जो आपने स्टोर किया है वो डिफरेंट है। सही है, 2020-01-03 की जो है वो 3 मुझे डेट्स नजर आ रही हैं, लेकिन मैंने जो फॉर्मेट दिया है वो मैंने जो है वो 03 में खत्म कर दिया है, जबकि वहां पे जो फॉर्मेट है वो जो है वो आगे के आवर्स की डिटेल, आवर्स और मिनट्स की डिटेल बता रहा है। ठीक है, सो सिंस यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द appropriate format of the date for the my date field, so that's why the system has not returned any record for you. ठीक है, चले आप दूसरी एक और उसके क्वेरी रन करते हैं। ठीक है, जिसमें जो है अब हम उसको फॉर्मेट बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये हमारा फॉर्मेट है, आप जरा हमें सर अगर ये इसमें इक्वल टू की जगह हम ग्रेटर देन कर देते तो फिर ये देता ऐसा। ग्रेटर देन करके आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, आप रन करके देखें हमारे पास। ठीक है, अब ये नीचे देखिए मैंने क्या किया, नीचे जो अब ये सेकंड क्वेरी मैंने लिखी है इसमें जो है वो मैंने उसको एक पूरा फॉर्मेट दिया। ठीक है, अब मैं सिर्फ इस क्वेरी को रन करके देखता हूँ कि मेरे पास कितने रिजल्ट आते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो है वो 3 रिजल्ट आ गए जो कि ऊपर भी डेटा के अंदर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि अब मैंने कंप्लीट फॉर्मेट दिया। पहले में मैं पहला जो मैंने दिया बिटवीन में मैंने उसको जो है वो 000000 और इसके बाद 0103 23 59 59। ठीक है, इसका मतलब जो है वो ये है कि मैंने पूरा जो दिन है मैंने पूरा दिन कवर कर लिया। अब जब पूरा दिन कवर किया तो ऑफकोर्स उससे मैचिंग रिकॉर्ड जो है मौजूद थे और वो मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। सर इससे पहले जब हम ओरिजिनल डेटा के अंदर डेट के थ्रू फिल्टर लगा रहे थे तो उसने डेट के आगे 00 करके लेकर आ गया था। तो अगर आपके ऊपर वाले एग्जांपल वाले डेटा के अंदर कुछ नॉर्मल डेट्स भी होती तो वो लेकर आ जाता क्या 00 के साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने फॉर एग्जाम्पल अभी अपने जो वैल्यू इंसर्ट की है उसमें जो है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर भी मैंने वैल्यूज डाली हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसमें देखिए होता क्या है, होता जो है वो ये है कि ये चीज उस वक्त पॉसिबल होती है अगर आप ऊपर जाए। ठीक है, तो ये जो क्रिएट टेबल के बाद का जो मेरा कोड है अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये जो माई डेट के बाद ये जो मैंने लिखा है ना डेट टाइम 2 और अंदर जो है मैंने लिखा 0, ये बेसिकली जो है ये डेट टाइम उसका फील्ड का एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो अगर फॉर्मेट जो है वो एक दफा अगर आपने जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट जो है वो अगर आपने कहते हैं मतलब बता दिया कि जनाब के जो डेटा एंटर होगा वो लॉन्ग फॉर्मेट में होगा और अगर आप उसको जो है शॉर्ट फॉर्मेट में डालने की कोशिश करेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्मेट को फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए जो है मैंने बार बार जो है मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मीटर डेटा है फील्ड का उसके बारे में जानना जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग विद द डेट टाइम फील्ड्स। क्योंकि अगर जो है इसका हमारे स्टाइल नहीं होगा तो आप खुद देख सकते हैं कि हम जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने रन किए हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हमारे पास आते हैं वो रिकॉर्ड्स जो है वो प्रॉपर नहीं आते। तो दैट मींस जो हमारे पास एक्सेल के अंदर भी डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जर्नल हो गया, नंबर्स हो गया और डेट के होते हैं, तो वो बिल्कुल फॉर्मेट फिर हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेंगे तो ही सही एक्सट्रैक्शन होगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, ओके सर।
अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब, मूव फर्दर एंड लेट्स कम टू दी स्लाइड नंबर 41 यूजिंग वेयर क्लॉजेस विद टू प्रेडिकेट्स। ठीक है, अच्छा प्रेडिकेट का मतलब क्या है? प्रेडिकेट का मतलब जो है वो ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स सच एज एंड और। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को जो है वो वेयर की क्लॉज में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं जी, देखें इसको हम पूरा का पूरा एक काम ये करते हैं कि इसको जनाब हम ये विंडो को मैं कर रहा हूँ क्लोज। ठीक है, एंड आई एम ओपनिंग अप अ न्यू क्वेरी विंडो। ओके, इस न्यू क्वेरी विंडो के अंदर जो है मैंने ये क्वेरी लिखी। अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको, मैं एसक्यूएल सर्वर को कह रहा हूँ कि मुझे चार फील्ड मैंने सेलेक्ट करनी है। बिजनेस एंटिटी आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, कहाँ से? पर्सन डॉट पर्सन टेबल से। जहां पे मैंने उसको ये कहा फर्स्ट नेम जो है वो कैन होगा और लास्ट नेम जो है वो मायन। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे तो ओके जी। क्यों किया जनाब ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? डेटाबेस सेलेक्ट कर डेटाबेस। मैंने सेलेक्ट नहीं किया एग्जैक्टली। अब इसको हम एडवेंचर को सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा रन करते हैं, आ गया जनाब। ठीक है, एंड का मतलब जो है वो ये है कि दोनों कंडीशंस ओबे होंगी तो आपके पास जो है रिकॉर्ड आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी को जो है हम रन करते हैं और के साथ। ठीक है, तो हम कर देते हैं डिलीट, हम करते हैं और इसको रन करते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो बढ़ गए। उसकी वजह जो है वो ये, और इज अ मोर फ्लेक्सिबल लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि अब यहाँ पे जो है वो कोई भी एक कंडीशन जो है वो अगर मैच कर जाएगी तो रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद ओके अब इसके बाद जो है वो हमने दोबारा हमने एक टेम्पररी टेबल जो है वो हमने क्रिएट करना है। ठीक है, ताकि हम इसी एंड और ऑपरेटर के ऊपर जो है मजीद काम कर सकें। ठीक है, तो अब टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अब हम एक काम करते हैं कि इसको हम कर देते हैं क्वेरी को डिलीट। एक और क्वेरी लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, क्वेरी को देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड। ठीक है, अच्छा पहले पहली लाइन क्या करिए, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट डेट टाइम। ठीक है, ये जो कमांड है ये कमांड बता रही है SQL सर्वर को कि अगर, क्योंकि मैंने जो कि मैं टेबल क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ उसका नाम वही है कि जो कि मैंने पहले रखा था, डेट टाइम एग्जाम्पल। ठीक है, तो SQL सर्वर को मैं बताने जा रहा हूँ कि डेट टाइम एग्जाम्पल का मैं टेबल मैंने अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको ड्रॉप कर दो या डिलीट कर दो। ठीक है, ये कोड लाइन जो है वो यहाँ पे इतनी सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जिस वर्चुअल सेशन में डेट टाइम एग्जाम्पल का टेम्पररी टेबल क्रिएट किया था वो वर्चुअल सेशन में ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैंने जो है वो एक नया वर्चुअल सेशन जो है मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो अगर ये पहली लाइन जो है वो अगर ना भी लिखी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर जो है वो सिस्टम जो है वो it behaves differently somehow, it still keeps the copy of this object in the main memory। तो अगर ये आप लाइन लिख दें तो अच्छी बात है, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था क्योंकि आप उसको रिक्रिएट करने के लिए जा रहे हैं मतलब न्यू डेटा, तो ऑब्जेक्ट पहले रिमूव हो जाएगा, टेबल पहले रिमूव हो जाएगा। उसके बाद का जो मैंने कोड दिया है ये वैसा ही कोड है कि जैसे कि जो है मैंने पहले डेट टाइम एग्जाम्पल का टेबल क्रिएट करते वक्त मैंने दिया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसमें डेटा थोड़ा सा जो है वो हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। जब इस कोड को हम रन करेंगे जनाब तो ये कोड रन हुआ और उसने हमको बता दिया कि जनाब ये टेबल जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम क्वेरी रन करेंगे कि जहां पर हम एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए we will try to fetch some data out of this
table. Okay. Now, this is the query that we are going to run. All right. Select ID, my date, my value from hashtag date time example, where my date greater than or equal to 2020-0102 and my date less than 2020-0104. ठीक है. अब आप सिंपली इस कोड को सेलेक्ट करें और इसको रन करें. एंड हियर यू गो. ठीक है. तो this example shows that how you can use the and or operators, combine them and apply them on the date time data. Okay. Let's see. That was it. Okay. So now we understand that how the two predicates or the logical operators can work with the numeric data and the text data and the time data. Okay. If we move forward, okay, and if I ask you to come to the slide number 45, using the in operator. ठीक है. अच्छा, इन ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो ये है कि मिसाल के तौर पर हो सकता है कि जैसे मैं एंड और की मैंने बात की. ठीक है. अब ये एंड है या फॉर एग्जाम्पल और है. ठीक है. मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जनाब कि मुझे जो है वो कस्टमर का पहला नाम जो है वो तो मुझे पता है, फर्स्ट नेम तो मुझे पता है, लेकिन लास्ट नेम के बारे में जो है वो मैं कंफर्म नहीं हूँ. लास्ट नेम जो है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. मतलब आपके पास जो है वो 4-5 या हो सकता है, इससे भी ज्यादा आपके पास पॉसिबिलिटी है. ठीक है. अब अगर आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं जिसमें आपको पता है कि पहला जो ऑप्शन है, मतलब जो पहली कंडीशन है उसके बारे में तो आपको इल्म है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है यानी और की जो सेकंड कंडीशन है वो उसका पता आपको नहीं है, तो अगर आप मल्टीपल और कंडीशंस को सेलेक्ट के अंदर जो है अगर आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, दैट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो व्हाट T-SQL does for you is that T-SQL provides you an in operator in which you can provide multiple options for the second condition. ठीक है. अब इसको जरा देखते हैं कि ये कैसे काम करता है. ठीक है. Let me explain it with the help of an example. Okay. इसको अब हम कर देते हैं डिलीट. इसको सॉरी इस विंडो को कर दिया बंद और हम एक और नई क्वेरी विंडो ओपन करते हैं. ठीक है जी. और इसके अंदर हम देखते हैं ये क्वेरी. ठीक है. सेलेक्ट बिजनेस एंटिटी आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फ्रॉम पर्सन डॉट पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कैन एंड लास्ट नेम इन मायर और मियर. ठीक है. तो पहले तो जनाब ये हम अपना डेटाबेस सही कर लें. ठीक है. अब हम इसको रन करते हैं. तो हम उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमने उसको ये कहा कि जनाब हमें इतना तो पता है कि जो फर्स्ट नेम है वो कैन है. ठीक है. और इसके साथ साथ हमने जो है ये कहा कि जी कि लास्ट नेम जो है, ठीक है, लास्ट नेम में जो है वो हमें एक कंडीशन नहीं चाहिए, हमें 2 कंडीशन चाहिए, बल्कि हो सकता है ये 2 कंडीशन से और ज्यादा कंडीशन हो. ठीक है. तो उस सूरत में जो है वो हम क्या करते हैं, हम इन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने वो रिकॉर्ड जो है वो से मांगे हैं कि जहाँ पे फर्स्ट नेम कैन है और लास्ट नेम जो है वो मायर और मियर, यानी कि दोनों चीजों को लेकर आ रहा है. यानी कि फर्स्ट नेम कैन, लास्ट नेम मायर, एंड फर्स्ट नेम कैन एंड लास्ट नेम मियर. ओके. इसी की जो है वो हम एक और एग्जांपल देखते हैं. Select tertiary ID, comma name from sales.sales tertiary where tertiary ID in 22145. ठीक है. अब इसको रन करते हैं. तो उसने जो है मुझे बता दिया जनाब. अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि आपने टर्शरी आईडी के बाद ये जो इन ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, तो जो ब्रैकेट में आपने 2 को 2 दफा लिखा है, 22145. ठीक है. अगर आप एक इन ऑपरेटर के बाद जो आपने जो वैल्यूज प्रोवाइड की हैं, अगर उसमें कोई वैल्यू रिपीट होती है तो सीक्वल सर्वर डुप्लीकेट वैल्यू को, बल्कि इनफैक्ट T-SQL डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिकली
ड्रॉप कर देता है और उसको एक ही वैल्यू कंसिडर करता है। इसीलिए जो आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स किस किस आए हैं, 1, 2, 4 एंड 5 के। ठीक है, 2 का जो आपने जो 2 को आपने 2 दफा स्पेसिफाई किया था, तो उसने 2 का रिजल्ट 2 दफा आपको प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद सर इसमें जनाब एक क्वेश्चन था जी जी कि हम जो कंडीशंस दे रहे हैं या टेक्स्ट में दे रहे हैं या नंबर्स में दे रहे हैं, मैं जी जी इनके साथ ये भी कर सकता हूँ कि अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स की कंडीशन देनी है, फॉर एग्जांपल टेरिटरी आईडी भी दूं, फिर उसके साथ मैं लास्ट नेम भी दूं, तो ये डबल लाइंस में मैं इन करके कर रहा हूँ या वो मैं किस तरह कर रहा हूँ? उसमें जो है वो आपके पास जो है वो जहाँ पे हम लिखे ना वेट ट्रेजरी आईडी इन दिस, ठीक है, उसमें जो है वो आप कीजिएगा ये कि आप जो है फॉर एग्जांपल ये जो वेयर के क्लॉज के अंदर ही, वेयर के क्लॉज के अंदर ही, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा इसको टर्शरी आईडी इन के लिखा आपने। इसके बाद जो है मैं समझ गया आपकी बात कि आप कह रहे हैं कि जनाब कि आपने टर्शरी आईडी डिफाइन कर दी, उसके बाद हो सकता है कि आप जो है वो एक और फील्ड के अंदर भी जो है वो कोई क्राइटेरिया लगाने जा रहे हैं। तो ये जो सेमी कॉलन है ना, सेमी कॉलन के से पहले स्पेस देकर जो है आप उसको ट्राई करें। मिसाल के तौर पर जो है ये आपने जो है ये फॉर एग्जाम्पल ये टर्शरी आईडी के बजाय हो सकता है कोई और फील्ड हो, उस फील्ड का आप डेटा देख लें और उसके बाद जो है वो स्पेस देके फील्ड का नाम स्पेस इन स्पेस उसके बाद कॉलम में सॉरी वो जो ब्रैकेट है उसमें वैल्यू डाल के देखें। सही, मतलब ये पूरा सिंटेक्स रिपीट हो रहा होगा, जो कॉलम चाहिए इन और उसकी कंडीशन, फिर आगे स्पेस दे देके मैं मल्टीपल कंडीशन दे सकता हूँ। एग्जैक्टली, सही से, ओके ठीक है। इसमें 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 जो है वो एक काम और भी कीजिएगा, ठीक है, कि जो टी सीक्वल के जो वर्जन है ना, टी सीक्वल के वर्जन जो है वो कंसिस्टेंटली जो है ना वो डेवलप होते रहते हैं। तो उसमें होता जो है वो ये है कि जस्ट लाइक जैसे आप पाइथन आप लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है पाइथन लैंग्वेज के भी जो है वो डिफरेंट वर्जन आपके पास आते रहते हैं। तो होता जो है वो ये है कि जो काम होता है ना, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो उसका जो सिंटैक्स होता है ना, सिंटैक्स जो है वो बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर जो है वो लेट्स फॉर एग्जांपल जो है अगर जो है मुझे पाई चार्ट बनाना है, तो मुझे पता है कि जनाब ये पाई चार्ट बनाने के लिए जो है वो पाइथन में जो है ये फला फंक्शन है जिसको मैंने इस्तेमाल करना है, और इस फंक्शन में को जो है मैंने सर्टेन आर्गुमेंट्स पास करने हैं, आर्गुमेंट्स के अंदर मैंने वैल्यूज पास करनी है, और पाई चार्ट जो है पाइथन जो है मुझे डेवलप कर दूंगा। जब लैंग्वेज के वर्जन बदलते हैं तो होता क्या है कि द वे you provide the arguments and the way you provide the values to the function, उसका सिंटैक्स जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जिस तरह से अभी आपने मुझसे बात की, तो उसमें मैं आपको जो है वो ये रिकमेंड करूंगा कि टी सीक्वल की जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, जो लेटेस्ट वर्जन जो आप मतलब जो भी वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो आप कोड से पहले लाजमी कंसिडर कीजिएगा। सही है सर। ठीक है, ओके, अच्छा जी, अब सर एक क्वेश्चन था, ये जो और का फंक्शन है ये भी हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं? जिस तरह अगर जैसे आपने टेरिटरी वाली आईडी लिखी, तो वेयर टेरिटरी आईडी इन वेयर टेरिटरी आईडी टू और टू इस तरह से कर सकते हैं? देखिए और में करेंगे ना, तो और में जो है वो नॉर्मल जो सिंटैक्स होता है ना, वो और के बाद जो है वो एक ही वैल्यू जो है वो बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा होता है। दिस इज ऑल अबाउट सिंटैक्स, ठीक है। एंड आपने लगाया तो एंड के बाद तो ऑफ कोर्स और आपने कहा कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है। और जब आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो और में जो है वो फॉर एग्जांपल वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपने इसको एक वैल्यू देनी है। अब अगर आपने जो है कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वो फिर होगा ये कि जैसे मैंने आपको कहा था ना कि कोड शुड बी क्लीन एंड एलिगेंट। अगर आप समझते हैं कि आपने जो है वो और की कंडीशन में जो है मल्टीपल वैल्यूज देनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो हमारे पास इन ऑपरेटर है, कि जहां पे हम ये कहें कि वेयर दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस और दिस इन इन करके और इन कर दे। ओके सर, ठीक है। ठीक है, अदरवाइज वो जो कोड है ना, कोड क्लीन नहीं रहता, एलिगेंट नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो लेट से कुछ हफ्ते के बाद जो है अगर आप उसको खुद भी देखेंगे ना, तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने क्या करनी पूछ की। राइट सर। चलिए अब सर ये टर्शरी आईडी के बाद नेम जो ब्लू में आ रहा है, ये इसका एसक्यूएल का कोई स्पेसिफिक वर्ड है इसलिए ऐसे आ रहा है ये, क्योंकि नेम कॉलम भी है और नेम है। नहीं, ये बात जो है वो होता जो है वो ये है कि ये उसको जो है वो बाय मिस्टेक में जो है ब्लू कर देता है, तो उसके बारे में जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये जो है ये आपका फील्ड का नाम है, ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर जो है उसने उसको एक रिजर्व कीवर्ड के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर समझते हुए उसको ब्लू कर भी दिया है, तो रिजल्ट आपके सही आएगा।
ओके जनाब, अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे किया नॉट इन। ठीक है, जब आपने नॉट इन कर दिया तो अब इसका मतलब जो है वो ये है कि जहाँ पे ये चीज है ना हो, तो याद है। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद जो है अब हम चलते हैं जनाब अपने और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं जनाब नल वैल्यू। अब आप आ जाए जनाब स्लाइड नंबर 51 पे। वर्किंग विद नल। ठीक है, अच्छा, नल का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप जिस भी डेटाबेस के साथ या जिस भी डाटा सेट के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने जो है वो मतलब कोई बीआई टूल आपने लगाना है या जो जिस डेटा सेट के ऊपर भी आपने काम करना है, ठीक है, तो यू नीड टू नो कि जिस डेटा सेट के साथ मैं काम कर रहा हूँ और जिन फील्ड्स का डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, तो हर फील्ड में नल वैल्यूज कितनी है। नल वैल्यू का मतलब जो है वो ये है कि वो मतलब वो रिकॉर्ड में वहां पे जो वैल्यू मिसिंग है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कहा कि जनाब के अगर मेरे पास एक कस्टमर बैंकिंग का डेटा है जिसमें कस्टमर की जो है वो फॉर एग्जाम्पल जो लोन को सैंक्शन किए गए हैं, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल जो उनको जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, उसका मेरे पास डेटा है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो लोन की फील्ड है, तो लोन की फील्ड में जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास जो है वो 25,000 या 50,000 मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, बट लोन की जो फील्ड है, लोन की फील्ड में बहुत सी जगहों पर जो डेटा मिसिंग है, यानी कस्टमर को जो लोन दिया गया है उसकी जो वैल्यू है मिसिंग है। ठीक है, तो अगर मेरा जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है या जो मैंने जो बिजनेस इंटेलिजेंस उसके ऊपर रन करनी है, जो मैंने इन्फ्लुएंस निकालनी है, वो निकालनी इस चीज की है कि जनाब के ट्रेंड्स क्या हैं कस्टमर के लोन के। ठीक है, कि कस्टमर ने फॉर एग्जाम्पल मतलब ओवरऑल ट्रेंड क्या है कि कस्टमर फॉर एग्जाम्पल कितना लोन लेता रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किन 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 किस साल के किस वक्त में ज्यादा लोन लेता रहा है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल जो है वो कस्टमर को अगर मैं डिफरेंट क्लासेस में अगर मैं डिवाइड करूँ, मिसाल के तौर पर सैलरीड में मतलब सैलरीड एम्प्लॉयड में करूँ या अपना बिजनेस कर रहा है या कोई बिजनेस वट, तो उस सूरत में जो है अगर मैं ट्रेंड चेक करना चाहूँ कि जनाब के कितना लोन जो है उसने मुझसे लिया है, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के जिनको जो है फॉर एग्जाम्पल मैं फर्दर कोई न्यू प्रोडक्ट्स में ऑफर कर सकता हूँ। तो अगर ये मेरा डेटा ही मिसिंग है, ठीक है, तो उसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जो मेरा जो एनालिसिस होगा या मेरी जो प्रिडिक्शन होगी या जो मेरा जो भी एनालिसिस की जो प्रिडिक्टिव पावर होगी वो बड़ी सीरियसली जो है अफेक्ट होगी। तो इससे पहले कि मैं किसी डेटा सेट के ऊपर मैं काम करना शुरू करूं, तो मैं जब फील्ड चूज करता हूँ कि जनाब कि ये वो फील्ड्स हैं कि जिनका डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट करना है और जिसके ऊपर मैंने काम करना है, तो पहले मैं ये मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि जनाब कि उस उन फील्ड्स के अंदर नल वैल्यूज कितनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 25 मतलब जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, अगर जो है वो उसमें जो नल वैल्यूज हैं वो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मोर देन 20% है, मतलब जितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल टेबल में उसमें उससे जो है वो मोर देन 20% जो है वो जो फील्ड मतलब जो जगह है उसमें डेटा मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि आपका जो डेटा की जो क्वालिटी है वो बड़ा सीवियरली अफेक्ट हो गई है। ठीक है, अब अगर जो वैल्यूज है फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जहां जहां पे जो नल वैल्यूज हैं, क्या मैं कोई तरीका हो सकता है कि मैं इन नल वैल्यूज को फिल कर सकूं उसके, जिसको हम कहते हैं इस मतलब टेक्निक को हम कहते हैं डेटा रैंगलिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग, कि जिन जिन फील्ड में मिसिंग डेटा है या नल वैल्यूज हैं, तो उन नल वैल्यूज को जो है वो आप किस तरह से जो है वो रिप्लेस करेंगे, किस तरह से फिल करेंगे। नाउ देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स दैट यू कैन यूज। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द मीन वैल्यू ऑफ दिस होल फील्ड, ठीक है, और उस मीन वैल्यू को जो है वो फिर आप जहां जहां पे नल है या पे डेटा नहीं है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं चाहूंगा कि ये जो जहां जहां पे मिसिंग डेटा है उसको मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए, या फॉर एग्जांपल मिनिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए, या फॉर एग्जांपल जो है ऐसा भी हो सकता है कि जरा आपके मैं इंटरपोलेशन कर लूँ। इंटरपोलेशन का मतलब जो है वो ये है कि एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है जिसके अंदर फर्दर सब टेक्निक्स होती है कि जहाँ पे जो है वो हम ये देखते हैं कि जहां जहां पे मिसिंग वैल्यूज आ रही है, मतलब पहले की कुछ वैल्यूज पता है, बाद की कुछ वैल्यूज पता है, लेकिन बीच के वैल्यूज मिसिंग है, तो इंटरपोलेशन की मैथमेटिकल टेक्निक्स लगा के जो है वो हम उन जो मिसिंग वैल्यूज है उनको हम फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट द मेजर इशू इज के ये जो सारी की सारी जो प्री प्रोसेसिंग होती है या जो रैंगलिंग होती है, ठीक है, इसको जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, हर डेटा रैंगलिंग टेक्निक के अपने मेरिट्स और डिसमेरिट्स है, डीमेरिट्स है। ठीक है,
तो ये चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ती है कि जनाब कि अगर आपने डेटा रैंगलिंग बहुत एक्सेसिव की है तो आपका जो एनालिसिस है, एनालिसिस की जो क्वालिटी है वो भी अकॉर्डिंगली अफेक्ट होगी। एंड यू विल नीड टू टेल दिस टू योर ऑडियंस कि जनाब मैंने ये काम किया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं बताते तो ये डिसऑनेस्टी है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास मिसिंग था, आपने उसके साथ जो है प्ले अराउंड करके, ऑफ कोर्स मतलब इस प्ले अराउंड का मतलब जो है ये कि मतलब कि एस्टैब्लिश टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने प्ले अराउंड किया है, बट ऑफ कोर्स जो उसकी लिमिटेशन है वो लिमिटेशन आपको फिर बतानी पड़ती है, ठीक है। तो नल वैल्यूज को जो है वो चेक करना अपने डेटा सेट के अंदर जो है बहुत जरूरी है। अगर आप नल वैल्यूज को चेक नहीं करते देन योर द क्वालिटी ऑफ योर एनालिसिस कैन बी सीवियरली अफेक्टेड। एम आई क्लियर ऑन दैट पॉइंट? सर इसमें सिर्फ एक चीज कंफर्म करनी थी, जैसे अगर हम डेटाबेस वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें किसी सोर्स से डेटा आ रहा है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सिनेरियो अज्यूम करूं एक्सेल की मेरे पास शीट्स में 10 है, वहां से डेटा ये मेरे पास आ रहा है, तो मैं जाके उन एक्सेल की शीट्स के अंदर क्लींजिंग परफॉर्म करूं या मैं इस डेटाबेस सिस्टम के अंदर क्लींजिंग परफॉर्म करूं, व्हिच वुड बी बेटर? और या ये स्केल पे डिपेंड करेगा कितना हाँ, अमाउंट ऑफ डेटा मेरे पास है? नहीं, आप एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो आपको कभी भी लाइव डेटा के ऊपर जो है वो ये जो 3 ऑपरेशन होते हैं ना, इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट, ये आपको परफॉर्म करने की परमिशन नहीं देगा नॉर्मली, ठीक है। तो आप करेंगे ये कि आप जो है वो अगर आपको फॉर एग्जांपल जिन टेबल्स पर आपने काम करना है, तो ऑल यू वुड डू इज दैट यू विल एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग आउट ऑफ दिस टेबल्स और फील्ड्स जिसका आपको डेटा चाहिए। उसके बाद जो है आप उसको जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे CSV या एक्सेल फाइल में, जैसा कि मैंने अभी आपको एडीएस में बताया आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप उस एक्सेल शीट के ऊपर जो है वो ये सारी की सारी डेटा रैंगलिंग टेक्निक्स आप अप्लाई करें। सही है सर। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जनाब के जो नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज को जो है फॉर एग्जांपल हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम एक काम करते हैं जनाब, ये हमने क्वेरी ली और इसको, ठीक है, सिंपल क्वेरी, सेलेक्ट मिडिल नेम फ्रॉम पर्सन डॉट पर्सन, ठीक है। अब हमने इसको रन किया, ओके, बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए। हमने मैसेज में जाके देखा तो हमें पता चला कि 19972 रिकॉर्ड्स हमारे पास आए हैं जब हमने इस क्वेरी को रन किया, ठीक है। ऑलराइट, अब एक और क्वेरी हम रन करते हैं, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये पूछते हैं उससे कि हमें ये बताओ कि हमें ये बताओ, मिडिल नेम सेलेक्ट करो पर्सन डॉट पर्सन से, जहाँ पे मिडिल नेम जो है वो इक्वल टू बी है, ठीक है। अब क्योंकि वो ऊपर वाली क्वेरी में रन कर चुका हूँ तो अब मैं इसको रन दोबारा नहीं करूंगा। आई वुड जस्ट लाइक टू रन द क्वेरी दैट आई हैव सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये मैंने क्वेरी सेलेक्ट की और इसको मैंने किया रन। तो अब मैं देखता हूँ जनाब मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 291, ठीक है। 291 वो रिकॉर्ड्स हैं कि जहाँ पे मिडिल नेम जो है वो बी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और क्वेरी रन करता हूँ जनाब। अब मैं कहता हूँ जनाब मुझे ये बताओ वो रिकॉर्ड्स के जहाँ पे मिडिल नेम बी नहीं है, ठीक है। अब जब इसको रन किया तो उसने मुझे बताया कि 11182, ठीक है। अब ये रिजल्ट और जो मैंने भी जो पीछे वाला मैंने रन किया है इक्वल टू बी, ठीक है। इसको अगर मैं देखूं और जो सबसे पहला जो मैंने मैंने क्वेरी रन की थी, ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा है, वो मैच नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है वो ये है कि देयर इज सम इशू विद द नल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा जनाब, अब मैं करूंगा ये कि मैं उसको बोलूंगा कि आप एक काम करें, आप मुझे ये बताइए कि सेलेक्ट करें मिडिल नेम फ्रॉम पर्सन डॉट पर्सन वेयर मिडिल नेम इज नल। अब मैं रन करता हूँ उसको, अब आ गया जनाब। उसने क्या बताया? उसने कहा 8499 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि जहाँ पे मिडिल नेम जो है वो नल है, ठीक है। अब एक काम भी करते हैं जनाब कि जो सबसे पहली हमने जो क्वेरी रन की थी, ठीक है, उसमें हमारे पास कितने जो है वो रिजल्ट्स आए थे? 19972, ठीक है। और अभी हमारे पास जो नल वैल्यूज आई हैं उनके हमारे पास जो है वो कितने रिकॉर्ड्स आए हैं? 8499। अब जरा परसेंटेज निकालें कि मिडिल नेम की जो फील्ड है उसमें नल वैल्यूज की परसेंटेज क्या है?
तकरीबन 43%। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि ये मिडिल लेन की फील्ड नहीं है, ये फील्ड है लोन्स गिवन टू द कस्टमर। ठीक है, और आपने जो एनालिसिस करना है वो एनालिसिस इसी बात का करना है कि जनाब के लोन के ट्रेंड क्या है। डू यू थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ योर एनालिसिस विल बी गुड इनफ विद दैट डेटा? नो सर। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो जो नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज को चेक करना जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि नल वैल्यूज को जो है वो अच्छे से चेक कर लें। और उसके बाद जो आपने डेटा रैंगलिंग करनी है, डेटा रैंगलिंग जो है वो भी जो आप करेंगे तो वो फिर आप ऑडियंस को आप बताएंगे कि जनाब ये मैंने काम किया है, ये जो है ये मतलब जो टेक्निक मैंने इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल इंटरप्रेटेशन किया है, मिनिमम मैक्सिमम, या फॉर एग्जांपल आपने एवरेज आपने इस्तेमाल किया है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स बता के आप फिर एनालिसिस को जो है वो प्रेजेंट करेंगे, तो ही जो है आपका काम जो है बेहतर होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट गुड एनफ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है जनाब सबको? सही है सर, क्लियर। गुड। अच्छा, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है जनाब सॉर्टिंग ऑफ डेटा। ठीक है, अभी तक जो है वो जाहिर बात हमने बहुत सारे तरीके देख लिए ना कि आप जो है वो जो डेटा होता है, डेटा को जो है फिल्टर कैसे करते हैं। नाउ वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास जो है वो अगर एक SQL सर्वर का जो डाटा बेस है उसका एक्सेस हमारे पास है, तो हम उससे जो है वो अपनी जो मर्जी का जो है फॉर एग्जाम्पल जो डेटा है उसको जो है वो हम किस तरह से जो है वो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब फंडामेंटल वी हैव जो फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है इट्स नॉट गुड एनफ। अब जो ये देखना है वो ये है कि जब डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब डेटा तो हमारे पास आ गया लेकिन हम चाहेंगे कि जो है कुछ फील्ड जो है उनको हम मतलब या तमाम फील्ड को हम सॉर्ट कर लें। ठीक है, ताकि डेटा जो है वो हमारा मतलब फर्दर जो है वो बेहतर हो जाए उस तरह से जिस तरह हम चाहते हैं। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए, और दिस इज स्लाइड नंबर 57, ठीक है, सॉर्टिंग डेटा। So to sort the data, we use the order by clause after the where clause. अब इसको हम कैसे रन करते हैं? Let's see an example. Select product ID, location ID from production.product inventory and order by location ID. अब जब आपने रन किया तो आपने ये देखा कि उसने जो है वो प्रोडक्ट आईडी और लोकेशन आईडी ये दो फील्ड्स जो है उसने एक्सट्रैक्ट किए हैं, और इनको जो है वो जो उसने फॉर एग्जांपल जो सॉल्व किया है वो सॉल्व किया है वो उसने लोकेशन आईडी के से। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। साथ ही लिख लेते हैं इसको, और इसको सिंपली इसी को रन करेंगे हम। ठीक है, आपने कहा सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी एंड लोकेशन आईडी, और उसके बाद जो है वो ऑर्डर बाय में आपने कहा कि प्रोडक्ट आईडी एंड लोकेशन आईडी बोथ। ठीक है, जब आपने दो चीजों के बारे में बात की तो आप याद रखिएगा कि जो ऑर्डर बाय के साथ बात या फील्ड का नाम लिखते हैं तो जो डिफॉल्ट सॉर्टिंग एड्रेस जो ऑर्डर होता है वो होता है असेंडिंग। तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल आपने क्योंकि प्रोडक्ट आईडी के साथ आपने कोई सॉर्टिंग ऑर्डर जो है वो नहीं बताया था तो उसने उसको ऑटोमेटिकली असेंडिंग किया है। ठीक है, लोकेशन आईडी में जो है वो आपने उसको DESC लिख दिया यानी डिसेंडिंग लिख दिया तो उसने उसको डिसेंडिंग किया है। अब अगर मिसाल के तौर पर देखिए डिसेंडिंग है ना, तो इसलिए 50, 6, 1 एंड सो ऑन। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है ये DSC हटा देता हूँ, मैं DSC हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब आप इसको DSC के बगैर आप रन करो, सॉर्ट करो। अब इसको रन करते हैं, देखें अब दोनों ही असेंडिंग हो गए। ठीक है, इज दैट क्लियर? सर ये दोनों जो टेबल है प्रोडक्ट आईडी लोकेशन आईडी इसमें मैनी टू मैनी का रिलेशन है ना? नहीं, प्रोडक्ट आईडी लोकेशन आईडी ये तो फील्ड्स है, टेबल जो नीचे है प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट इन्वेंटरी। ओके ओके, ठीक है, चलो जी। सो ओके, सो नाउ okay, so now that concludes our discussion of the select statement. Okay, now after this session we have a very good fundamental understanding
that how we can use the SQL language to extract the data out of a relational database. Okay, and we have also learned how to use a cloud-based tool such as Azure Data Studio to connect with a relational database management system such as SQL Server 2022 and run the SQL code and extract the data out of the database. Not only extract the data out of the database, how to basically filter the data as per our own requirement. Okay, sort the data as per our own requirement. And when we discuss the filtering of the data in the SQL language, we have also learned that how the filtering clauses or the filtering code, the code that we apply to filter the data, how it works differently with the numeric data, with the text data, and the date time data. Okay, we have also learned that when we are using the SQL language to extract and filter the data that is either date time or the text data, then we have to be very careful because the SQL language actually filters the text data and the date time data differently as compared to the numeric data, which are discrete values. We have also learned that whenever we are going to write the SQL code, it will be very important to check the language of the SQL language, the version of SQL language that we are working with, and consult with the available documentation from the provider of the language. So, for example, अगर आप T-SQL के साथ काम कर रहे हैं, you should always consult with the T-SQL, the documentation of the version of the T-SQL you are working with that is provided by the Microsoft. Okay, so now your task is that you have the chapter 3, okay, that I have covered today. तो ये जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड में कोई नई चीज जो है वो नहीं है. मैंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन स्लाइड्स को जो है वो अरेंज किया है एक सिस्टमैटिक वे में, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि हमने जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए हैं, जो डिफरेंट हमने कोड्स रन किए हैं, ठीक है, वो एक सिस्टमैटिक वे में किए हैं ताकि हमें पता रहे कि जनाब के इस कोड को रन करने का पर्पस क्या था, इस कोड को रन करने का पर्पस क्या था और इस कोड को रन करने का पर्पस क्या था. ठीक है, याद रहे कि whenever you are going to extract the data from the database, the first thing you will make sure is that you are connected to the right database. Then you provide the name of the fields that you want the records of by using the select keyword. Then you provide the name of the table from where you want to select the data using the from keyword. Then you provide a filtering criteria using the where clause, and then ultimately you provide the sorting criteria using the order by clause. And you don't forget to check for the null values using the is null criteria. Okay, and checking the null values is very, very important, because if you don't check it and there is a high percentage of null values in the fields that you are going to analyze, it can seriously affect the quality of your analysis. ठीक है जनाब, is that clear? Any questions? सर नल के साथ कोई ऐसा फंक्शन है इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हम देख लें, क्योंकि एट टाइम्स डेटा के अंदर डुप्लीकेशन भी हो रही होती है. डुप्लीकेशन का हाँ बिल्कुल सही कह सकता है. राइट नाउ आई डोंट मतलब आई डोंट रिमेंबर दिस कोड फ्रॉम द टॉप ऑफ माय माइंड. ओके, बट you email me and I will actually provide you the commands that you can use to find the duplicate values as well. ओके सर. ठीक है, सो जनाब अब आप लोगों ने करना जो है वो ये है कि you have the chapter and you have the slides as well. ओके, अच्छा चैप्टर में जो है वो there are 5 sets of exercises that actually relates with all the topics that we have covered. तो आप लोगों का काम जो है वो ये है कि आप लोगों ने जो है वो चैप्टर की जितनी भी एग्जांपल्स जो आज मैंने आपको शो किए हैं, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी. सो यू इस रिकॉर्डिंग को जो है वो एज पर योर ओन टाइम यू कैन वॉच इट. अब आपने करना जो है वो ये कि ना सिर्फ आपने जो है ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको जो है वो करवाई है, इनको आपने खुद से करना है, बल्कि इसके साथ साथ वो जो 5 एक्सरसाइजेज हैं जो कि चैप्टर 3 में गिवन है, यू नीड टू गो थ्रू दीज एक्सरसाइजेज एज वेल. ठीक है जनाब, इज दैट क्लियर? सही है सर. चलो, ओके जनाब, सो वी शैल कंक्लूड आवर सेशन हियर.